तो हम लोग ट्रैक्शन में आ जाते हैं। ट्रैक्शन में कहां तक हुआ था? ट्रैक्शन में लास्ट हम लोग सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट पे डिस्कस कर रहे थे। ओके, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने देखा था कि हर एक 10 to 15 किलोमीटर्स पे हम लोग सब सेक्शनिंग पोस्ट लगाते हैं। ठीक है, आज उसका मतलब हम लोग समझेंगे और उसको डिटेल से देखेंगे। ओके, तो हमने देखा इसके पहले, हमने पावर सप्लाई अरेंजमेंट में इसके पहले देखा कि किस तरह से सप्लाई हम लोग लेते हैं। ट्रैक्शन सिस्टम में किस तरह से सप्लाई लिया जाता है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज से या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज से या इवन प्राइवेट कंपनीज से भी पावर परचेज किया जाता है और पावर परचेज करके इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम में यानी रेलवेज में यूज किया जाता है। हमने देखा कि कैसे 132 kV या 220 kV ट्रांसमिशन लाइन से पावर को सप्लाई दिया जाता है ट्रैक्शन सबस्टेशंस को, और ट्रैक्शन सबस्टेशंस के ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो 132 kV लाइन को 25 kV लाइन में स्टेप डाउन कर देते हैं, और स्टेप डाउन करके हम लोग उनको यूटिलाइज करते हैं। हमने देखा कि अलग अलग डिस्टेंस पे हम लोग सब स्टेशन प्रोवाइड करते हैं और अलग अलग डिस्टेंस में हम लोग पोस्ट सेक्शनिंग और पैरेललिंग पोस्ट हम लोग देते हैं। ठीक है, और हर 50 to 90 किलोमीटर्स में सब स्टेशन होते हैं और उनके बीच में लगभग हर 40 किलोमीटर्स पे सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट रहते हैं। ठीक है, और फिर हर 10 to 15 किलोमीटर्स पे हम लोग सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट भी हम लोग देते हैं। इसका मतलब थोड़ा समझ लेना होगा आप लोगों को डिटेल से। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग डायग्राम देख चुके हैं सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट का। हमने देखा कि कैसे पैरेलल करके अप लाइन और डाउन लाइन दोनों को हम लोग सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो पैरेलल करके एक ही ट्रांसफार्मर से हम लोग पैरेलल करके अप लाइन और डाउन लाइन दोनों को सप्लाई देते हैं। और हमने देखा कि कैसे हम लोग दो अलग अलग सेक्शंस को, दो अलग अलग मेन सेक्शंस को जो अलग अलग फेजेस से आ रहे हैं उनको हम लोग सप्लाई देते हैं और बीच में कैसे उनको सेपरेट करते हैं न्यूट्रल सेक्शन से। तो ये सारी चीजें हमने देखा। ठीक है, आज हम लोग सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट यानी एसएसपी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सिस्टम थोड़ा रीस्टार्ट हो रहा है, 1 से 2 मिनट वेट कर लीजिए। ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट। ठीक है, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट। तो जाहिर है हमने देखा, हमेशा ध्यान में रखना है कि लगभग 80 to 90 किलोमीटर्स पे सब स्टेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये जनरली मेन लाइंस पे होता है। आगे चल के हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, आगे चल के हम लोग ट्रैक का क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि मेन लाइंस पे होता है 80 to 90 किलोमीटर्स पे हम लोग सब स्टेशन रखते हैं। ये मेन लाइन पे आगे चल के हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो मेन लाइन, सबअर्बन लाइंस, ठीक है, ये सब सारी चीजें देखेंगे। तो मेन लाइंस जो है, जैसे सपोज दैट पटना से दिल्ली का रूट है, उसको हम लोग मेन लाइंस बोलते हैं। आगे चल के हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे उसका। तो मेन लाइंस में 80 to 90 किलोमीटर का सब स्टेशन रखते हैं, और जो मेन लाइन नहीं है वहां 50 to 90 किलोमीटर्स पे हम लोग सब स्टेशंस को रखते हैं। सब स्टेशंस ही वो जरिया है जिनके थ्रू, जिनके द्वारा हम लोग जो 132 kV लाइंस पावर सप्लाई अथॉरिटीज से लेते हैं उसको स्टेप डाउन करके हम लोग ट्रैक्शन सिस्टम तक यानी OHE तक पहुंचाते हैं। ठीक है, जाहिर है ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है। एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन के बीच में अगर 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है। अप्रॉक्स समझ लो 99 किलोमीटर का डिस्टेंस पटना से गया तक का है, 100 किलोमीटर तक का। तो ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है। जाहिर है इतने दूर तक पावर सप्लाई अगर हम लोग देंगे, यानी अगर मान लो 90 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है, आपके लाइन में 90 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पे अगर हम सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ सप्लाई दे रहे हैं और यहाँ सप्लाई दे रहे हैं 25 kV आपके OHE को यहाँ से दे रहे हैं और 25 kV OHE को यहाँ से दे रहे हैं, और जाहिर है ये दोनों अलग अलग फेज का होगा, तो बीच में हमें न्यूट्रल सेक्शन बनाना ही होगा। अब ये इतना लॉन्ग डिस्टेंस हो गया ना कि बीच में वोल्टेज का बहुत बड़ा ड्रॉप हो जाएगा और मिड सेक्शन में इफेक्टिव वोल्टेज मिलेगा ही नहीं कि लोकोमोटिव रन कर सके। ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है, 90 किलोमीटर का डिस्टेंस बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। जाहिर है हमारी मजबूरी है, हमारा सब स्टेशन वहां प्लेस्ड है और सब स्टेशन यहाँ प्लेस्ड है। हमारी मजबूरी है कि सब स्टेशन हमारा इतने दूर पर है, जैसे एक पावर सब स्टेशन, एक ट्रैक्शन सब स्टेशन हमने यहाँ रखा और एक ट्रैक्शन सब स्टेशन हमने यहाँ रखा।
अब इतने दूर तक इस लाइन में कभी भी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई देंगे तो वोल्टेज इतना ड्रॉप होगा, लाइन वोल्टेज का ड्रॉप इतना होगा और इतना कम इफेक्टिव वोल्टेज यहाँ मिलेगा कि लोकोमोटिव ढंग से रन कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए क्या करना पड़ता है, हर 40 किलोमीटर के आसपास हमें सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट देना पड़ता है। हर 40 किलोमीटर के आसपास हमें सेक्शनिंग और पैरेललिंग पोस्ट देना पड़ता है। और सेक्शनिंग और पैरेललिंग पोस्ट का डायग्राम हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह वहां भी हम लोग सप्लाई लेते हैं 132 केवी लाइन से 25 केवी पे स्टेप डाउन करते हैं और स्टेप डाउन करके हम लोग पैरेलल करके अप लाइन और डाउन लाइन दोनों को सप्लाई दे देते हैं, ठीक है, और बीच में न्यूट्रल सेक्शन से आइसोलेट करते हैं। तो यहाँ से ये अरेंजमेंट हो गया। लेकिन अब होता क्या है ना कि 40 किलोमीटर का डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है क्योंकि वहां पे पावर बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है। हम जो वोल्टेज दे रहे हैं ना OHE में, तो वोल्टेज कितना है 25 केवी है और जब एक लोकोमोटिव रन करता है ना तो 600 से लेके 800 तक एम्पियर्स तक का करंट ड्रॉ करता है। तो जाहिर है इतना बड़ा वोल्टेज 25,000 वोल्ट और 600 से 800 एम्पियर का करंट ड्रॉ हो रहा है, तो इतना इफेक्टिव पावर लोकोमोटिव ड्रॉ कर रहा है। एक ट्रेन अगर गुजरती है तो ऐसे अगर मल्टीपल ट्रेन्स गुजरते हैं तो आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैक्सिमम पोर्शन लोकोमोटिव ने ले लिया। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतनी कम बचती है कि बाकी लोकोमोटिव्स को रन करने के लिए पावर कम मिलने लगता है। इसी कारण से ये डिस्टेंस भी बहुत बड़ा है, तो एक छोटा अरेंजमेंट में हम लोग करते हैं, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट भी बीच में देते हैं। जैसे इसको हम लोग बोलेंगे SP यानी सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट और SSP यानी सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट। तो बीच बीच में हम लोग सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट देते हैं हर 10 टू 15 किलोमीटर पे। हर 10 टू 15 किलोमीटर से हम लोग सब सेक्शनिंग पोस्ट देते हैं और वहां भी 132 केवी लाइन से ट्रांसफार्मर का यूज करके 25 केवी पे स्टेप डाउन करके हम लोग पावर सप्लाई देते हैं। इससे क्या होता है कि हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर सेपरेट पावर सप्लाई अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट से एक और फायदा होता है, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट से एक और फायदा होता है कि हम लोग जहां भी चाहें, अगर कोई सिस्टम, अगर कोई एरिया, अगर कोई सेक्शन किसी कारण से फॉल्ट में चला गया, वहां फॉल्ट हो गया, ठीक है, या मेंटेनेंस पर्पस के लिए हमें उसे आइसोलेट करना है, तो यहां हमने देखा कि जो भी सेक्शनिंग पोस्ट होता है, जो भी सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट होता है और जो भी सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट होता है, वहां मल्टीपल वेज में हम लोग आइसोलेटर्स यूज करते हैं। अलग-अलग कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोलेटर्स हम लोग यूज करते हैं, अलग-अलग कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर्स हम लोग यूज करते हैं। इन केस ऑफ फॉल्ट तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर सेक्शन का ही सर्किट ब्रेकर उस पर्टिकुलर सेक्शन को ही हेल्दी सेक्शन से आइसोलेट करेगा, यानी फॉल्टी सेक्शन को नॉर्मल सेक्शन से आइसोलेट करेगा। या अगर किसी एक पर्टिकुलर रीजन को, उस 10 किलोमीटर के अंदर के रीजन को ही, यानी दो सब सेक्शनिंग पोस्ट के बीच का जो रीजन आ रहा है, सिर्फ उसको हमको मेंटेनेंस में डालना है, बाकी सबको रन करते रखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो सब सेक्शनिंग पोस्ट के बीच का जो एरिया है उसको ही हम लोग आइसोलेट करेंगे इंटरप्टर्स के हेल्प से, आइसोलेटर्स के हेल्प से, और बाकी एज इट इज नॉर्मल रनिंग कंडीशन में रहेगा। सिर्फ उतने को हम लोग आइसोलेट करेंगे मेन सिस्टम से फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्टिविटीज, ठीक है। तो इससे हमें दो फायदा मिलता है। अलग-अलग जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ डिस्टेंस पर 10 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हम लोग सब सेक्शनिंग पोस्ट, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट हम लोग दे रहे हैं। तो फायदा हो रहा है कि हर एक थोड़े डिस्टेंस में ही पावर सप्लाई अवेलेबल है, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप का खतरा कम है, इफेक्टिव एनर्जी के नहीं अवेलेबल रहने का खतरा कम है। तो ये हम लोग इंश्योर करते हैं कि सप्लाई हर थोड़े डिस्टेंस पे सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट से अवेलेबल हो सके। दूसरा क्या है कि छोटे डिस्टेंस पे सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट अवेलेबल है, तो जब भी चाहे हम लोग मेंटेनेंस के कंडीशन में उस छोटे से सेक्शन को ही आइसोलेट करें जो दो सब सेक्शनिंग और पैरेललिंग पोस्ट के बीच में अवेलेबल है। तो नतीजा होता है कि बाकी पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब किए बिना एक पर्टिकुलर छोटे से सेक्शन को हम आइसोलेट कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं, अगर कोई रिप्लेसमेंट है तो रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, और हम अपनी एक्टिविटी को, ट्रैक्शन एक्टिविटी को लगातार सुचारू रूप से चलाते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके कुछ पॉइंट्स को हम लोग देख लें। तो इसके पॉइंट्स में वही है, फॉर आइसोलेटिंग फॉल्टी सेक्शन, ठीक है। अगर कोई सेक्शन फॉल्टी हो गया, वहां कोई फॉल्ट आ रहा है या ब्रेकडाउन आ रहा है, ओवरलोड का कंडीशंस हो गया, शॉर्ट सर्किट का कंडीशन हो गया, या कोई और अदर टाइप का फॉल्ट हुआ, आपका जो OHE है उसमें उसके में ब्रेक हो गया, वो टूट गया OHE, बहुत सारा रीजन हो सकता है फॉल्ट का। तो फॉर आइसोलेटिंग फॉल्टी सेक्शन, each section is subdivided by the provision of one or more substations
and paralleling posts on one or more subsections and paralleling post normally at 10 to 15 kilometers। तो जो अभी आप लोगों को बताए थे कि हर एक 10 to 15 किलोमीटर्स के बाद ना हम लोग सब सेक्शनिंग पोस्ट देते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा और डिटेल से देख लें हम लोग। तो यहां अगर मान लो 100 किलोमीटर्स की हमारी लाइन है या 90 किलोमीटर्स की हमारी लाइन है, यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग और 90 किलोमीटर्स अपलाइन और 90 किलोमीटर्स डाउनलाइन, ये दो चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। सपोज दैट यहां आपका एक TSS है, ठीक है, दिस इज TSS मींस ट्रैक्शन सब स्टेशन, ओके, और यहां एक TSS है, अब है क्या ना कि इतने बड़े डिस्टेंस पे पहले ही अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किए हैं कि अगर यहां से पावर सप्लाई दें, यहां से पावर सप्लाई दें, लोकोमोटिव्स रन करने लगे तो एक लोकोमोटिव में हमने देखा कि एक लोकोमोटिव कितना ज्यादा पावर ड्रॉ करता है, क्योंकि 25 केवी के वोल्टेज पे हम लोग लोकोमोटिव को सप्लाई कर रहे हैं और 600 टू 800 एम्पीयर का करंट ड्रॉ हो रहा है, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट जो है लोकोमोटिव ले रहा है, ठीक है। तो नतीजा होता है कि एक से दो लोकोमोटिव अगर इस सिस्टम पे रन करेगा ना तो बीच के सेक्शन में इतना एनर्जी ही नहीं बचेगा, इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अवेलेबल ही नहीं होगी कि बाकी लोकोमोटिव्स को हम रन करा सकें। तो इससे बचने के लिए दूसरा सबसे बड़ा चीज क्या है कि अगर इस सेक्शन में कोई फॉल्ट होता है और इतने दूर का सेक्शन एक ही है, तो अगर इस सेक्शन में कोई फॉल्ट होता है तो ये पूरा का पूरा लाइन इंटरप्ट हो जाएगा, पूरा लाइन इंटरप्ट हो जाएगा। हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कि एक 90 किलोमीटर का बड़ा लाइन, सपोज दैट पटना से गया का डिस्टेंस लगभग 102 किलोमीटर के आसपास है, इतना बड़ा लाइन पूरा का पूरा अगर फेलियर हो जाएगा तो इतनी ट्रेनें जा रही हैं पटना से गया लाइंस के बीच में, रोज करीब 1000 ट्रेन चलती हैं, उन सारे ट्रेन को हम लोग रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि हमें जरूरत होती है कि इनको अलग-अलग सेक्टर्स में, अलग-अलग सेक्शंस में हम लोग डिवाइड कर सकें, इनको अलग-अलग सेक्शंस में हम लोग डिवाइड कर सकें। तो इससे बचने का अब क्या है, ट्रैक्शन सब स्टेशन हर जगह नहीं बैठाया जा सकता है, क्योंकि क्या होता है, मान लो जहां जिस चीज में किसी काम को करने में अगर सुई से काम चल सकता है तो हम लोग तलवार वहां नहीं यूज करेंगे। उसी तरह क्या है, ट्रैक्शन सब स्टेशंस को हर जगह बैठाना फिजिबल नहीं है, हर रिमोट लोकेशंस पे। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग सेक्शनिंग पोस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं बीच में, हर एक 40 किलोमीटर्स पे, या मान लो 35 किलोमीटर्स पे हमने बैठा दिया, 35 किलोमीटर्स पे हमने सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट को रख दिया, सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट को हमने रख दिया, ठीक है। फायदा क्या मिला, अब सेक्शन सेपरेट हो गए, बहुत सारे सेक्शन सेपरेट हो गए, जैसे यहां से न्यूट्रल सेक्शन से ये सेक्शन सेपरेट हो गया, यहां से न्यूट्रल सेक्शन से ये सेक्शन सेपरेट हो गया, यहां से न्यूट्रल सेक्शन से ये सेक्शन सेपरेट हो गया। अब नतीजा हुआ कि पावर सप्लाई अलग-अलग सेक्शंस में अलग-अलग फेज से हम लोग दे पा रहे हैं। तो एक फायदा मिला जो हमने पहले डिस्कस किया कि 3 फेज सिस्टम को हम लोग अनबैलेंस नहीं होने दे रहे हैं, हम लोग लोड की बैलेंसिंग कर रहे हैं, 3 फेज सिस्टम में साइक्लिक ऑर्डर से हम देते चले जाएंगे। दूसरा क्या है कि अब कहीं फॉल्ट होता है ना, अब कहीं फॉल्ट होता है तो ये 30 टू 40 किलोमीटर वाला डिस्टेंस ही डिस्टर्ब होगा, बाकी सब हेल्दी रह जाएगा, ठीक है। तो एक फायदा हुआ कि अगर यहाँ ट्रैक्शन सब स्टेशन रहता है, यहाँ ट्रैक्शन सब स्टेशन रहता और बीच में एक क्लियर लाइन रहती है एक सीधी, तो एक और जो हम लोग देख रहे थे फॉल्टी कंडीशन में पूरा लाइन ब्रेकडाउन में चला जाता, लेकिन यहाँ सिर्फ ये पर्टिकुलर सेक्शन ब्रेकडाउन लोग करते सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट यूज करके। इसको अगर हम लोग हटा के और छोटा कर देते हैं और सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट अगर हम लोग यहाँ यूज कर लें, यानी हर 10 टू 15 किलोमीटर पे हम लोग एसएसपी प्रोवाइड करते हैं, यानी सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट हर 10 टू 15 किलोमीटर पे हम लोग एसएसपी प्रोवाइड करते हैं, हम लोग एसएसपी प्रोवाइड करते हैं, यहाँ भी हम लोग एसएसपी प्रोवाइड करते हैं।
तो नतीजा होगा कि अब हमारा और फायदा हो गया। एक तो सप्लाई मल्टीपल पॉइंट्स से अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई OHE को मल्टीपल पॉइंट्स पे अवेलेबल है। दूसरा फायदा क्या हो रहा है, मल्टीपल पॉइंट्स पे तो अवेलेबल है, दूसरा सेक्शन अब बहुत छोटे छोटे पार्ट में, सेक्शन जो है ना बहुत छोटे छोटे पार्ट में, वो हमने उसको सेपरेट कर दिया। सेक्शंस को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में हमने सेपरेट कर दिया। तो फायदा क्या मिला, हमने बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में इन लाइंस को हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब यहां भी एक न्यूट्रल सेक्शन, यहां इनके बीच में भी एक न्यूट्रल सेक्शन, इनके बीच में भी एक न्यूट्रल सेक्शन, अगेन इसके बीच में भी एक न्यूट्रल सेक्शन, इसके बीच में भी एक न्यूट्रल सेक्शन, इसके बीच में भी एक न्यूट्रल सेक्शन, और इसके बीच में भी एक न्यूट्रल सेक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि कितने सारे सेक्शंस में हमने इसे डिवाइड कर दिया। अब कभी भी फॉल्ट होगा ना, तो एक छोटे से 10 to 15 किलोमीटर के एरिया में, एक छोटे से 10 to 15 किलोमीटर के सेक्शन में ही फॉल्ट होगा। यानी एक बहुत बड़ा सेक्शन फॉल्ट होने के बाद भी एक बहुत बड़े सेक्शन को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, हम लोग नॉर्मल रनिंग कंडीशन में रख सकते हैं। सिर्फ जो छोटा सा फॉल्टी सेक्शन है 10 to 15 किलोमीटर का, उसको ही आउट ऑफ सर्विस ले जाना होगा, उसको ही मेन सेक्शन से अलग करना होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा फायदा हमें मिलता है छोटे छोटे सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट बनाने से, कि एक तो सप्लाई को मल्टीपल पॉइंट से हम लोग दे पाते हैं, मल्टीपल पॉइंट से देने से हर जगह इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी अवेलेबल है, हर जगह एडिक्वेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सफिशिएंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी अवेलेबल है। दूसरा कि फॉल्टी कंडीशन में या हमें कोई सिस्टम को आइसोलेट करना है रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, तो एक छोटे से सेक्शन को ही आइसोलेट करेंगे, सिर्फ 10 to 15 किलोमीटर का डिस्टेंस से डिस्टर्ब होगा। इस कारण से हम लोग सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट देते हैं हर जगह। ठीक है, अब इसके और पॉइंट में लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मली 10 to 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमने सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट रख दिया। उसके बाद आते हैं दिस कंसिस्ट ऑफ 2 इंटरप्टर्स ईच ऑफ 600 एम्पीयर कैपेसिटी। तो पिछले बार भी बताए थे कि लगभग आपका लोकोमोटिव बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैकेनिकल पावर को फीड करना है हमें इलेक्ट्रिकल पावर से। ठीक है, जाहिर है मोटरिंग सिस्टम जो है ना, लोकोमोटिव का सिस्टम मोटरिंग एक्शन में है। मोटरिंग एक्शन का मतलब क्या है, वहां मोटर की तरह हम लोग वर्क करा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दे रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट मिल रहा है। तो एक बहुत बड़े मैकेनिकल लोड को फुलफिल करने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर भी हमें बहुत ज्यादा देना पड़ता है। और इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, वोल्टेज इनटू करंट का कॉम्बिनेशन। तो एक बड़े वोल्टेज पे यानी 25 केवी पे हमें यानी लोकोमोटिव को लगभग 600 एम्पीयर टू 800 एम्पीयर तक करंट ड्रॉ करना पड़ता है, सो दैट ये वोल्टेज इनटू पावर का मल्टीपल इतना सफिशिएंट हो सके कि उतने बड़े मैकेनिकल लोड को रन करा सके, उतने बड़े मैकेनिकल लोड को वो ले सके। हाँ बोलो। हाँ बोलो। आवाज कट रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रहा था। हाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी का इश्यू होगा, नेटवर्क कनेक्टिविटी का इश्यू होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, 600 एम्पीयर कैपेसिटी का हम लोग यहाँ पे इंटरप्टर्स रखते हैं। जाहिर है करंट की रेटिंग के हिसाब से इंटरप्टर्स, सर्किट ब्रेकर्स और आइसोलेटर्स को हम लोग डिजाइन करेंगे, तो वो करंट की रेटिंग के हिसाब से डिजाइन करेंगे। तो लगभग 600 एम्पीयर की कैपेसिटी का हम लोग इंटरप्टर्स लगाते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, दिस ब्रिंग्स सबसेक्शंस, एडजेसेंट सबसेक्शंस एंड वन इंटरप्टर फॉर पैरेललिंग ऑफ द ट्रैक एंड डाउन ट्रैक। ठीक है, तो यहाँ इन इंटरप्टर्स के हेल्प से हम लोग पैरेललिंग कर देते हैं। हमने देखा कि कैसे हम लोग सप्लाई की पैरेललिंग करते हैं अप ट्रैक और डाउन ट्रैक में, तो इसको यूज करके हम लोग सब स्टेशंस को इस तरह से सप्लाई देते हैं। ओके, अगले में आ जाते हैं हम लोग।
ठीक है, तो ये सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट का डायग्राम है, एसएसपी का सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट का ये डायग्राम है जिसको हम लोग यूज करेंगे। तो यहां भी क्या है, सेम अरेंजमेंट है, सेम अरेंजमेंट है। अंतर क्या है देखो, तो सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट में हम लोग एक से ज्यादा पैरेलल कनेक्टर्स रखते थे, ठीक है। सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट में एक सेक्शन में इधर से हमने पैरेलल करने के लिए सिस्टम लगाया और अगले सेक्शन में इधर से हमने पैरेलल करने के लिए सिस्टम को लगाया। यहाँ एक ही सिस्टम लगा रहे हैं पैरेलल करने के लिए क्योंकि इसको छोटा रख रहे हैं हम लोग, इसको लोअर कैपेसिटी में डिजाइन कर रहे हैं। बाकी सारी चीजें वही है, बाकी सारी चीजें वही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पैरेलल भी कर रहे हैं, ठीक है, और फिर सेक्शंस को भी सप्लाई का हम लोग प्रोविजन रख रहे हैं। दोनों चीजें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई आएगी, जो 25 केवी फीडर आएगा यहाँ पे, जो 25 केवी फीडर आएगा वो यहाँ से क्या हो गया, पैरेलल होके अगर इस लाइन को हम इसको रखें, कंटिन्यू रखें, क्लोज रखें, तो पैरेलल होके यहाँ सप्लाई आया और पैरेलल होके यहाँ सप्लाई आया, यानी अप लाइन और डाउन लाइन दोनों को हमने कनेक्शन दे दिया। और जैसा कि हम लोग सेक्शनिंग पोस्ट में, सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट में डिस्कस कर चुके थे, उसी तरह सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट में भी हम लोग ये प्रोविजन रखेंगे। जैसे देखो न्यूट्रल सेक्शन है, न्यूट्रल सेक्शन है, सपोज दैट यहाँ आर फेज आ रहा था न्यूट्रल सेक्शन के इस तरफ, यानी बाएं वाले सेक्शन में, तो यहाँ क्या है, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। और सब सेक्शनिंग में हमने इस तरह से पैरेलल कर दिया। और जिस तरह का केस हम लोग देख चुके थे सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट में, कि जैसे सपोज दैट इस सेक्शन को, यानी इस न्यूट्रल सेक्शन के राइट साइड में अगर आर फेज दे रहे हैं, इस न्यूट्रल सेक्शन के राइट साइड में अगर आर फेज दे रहे हैं और यहाँ अगर वाई फेज देते हैं, सपोज दैट यहाँ अगर वाई फेज दे रहे हैं, यहाँ अगर वाई फेज दे रहे हैं, और अगर इन केस मान लो वाई फेज के कनेक्शन में कोई फॉल्ट आ गया, वाई फेज के कनेक्शन में कोई फॉल्ट आ गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से पिछले क्लास में बताए थे कि ब्रिज इंसुलेटर, इन इंसुलेटर को हम लोग ब्रिज इंसुलेटर कहते हैं। ब्रिज इंसुलेटर कहाँ आया था, सॉरी ब्रिज इंटरप्टर कहाँ पे आया था, तो ब्रिज इंटरप्टर हमने सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट में भी देखा था। ब्रिज इंटरप्टर यहाँ सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट में भी होगा। इन केस आपके न्यूट्रल सेक्शन के राइट साइड वाले में या फिर न्यूट्रल सेक्शन के लेफ्ट साइड वाले में कोई फेज सप्लाई नहीं आ रहा है फॉल्ट के वजह से, तो हम लोग ब्रिज करके इसी फेज को यहाँ सप्लाई दे सकते हैं। हमने क्या किया, ब्रिज करके इसको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने से अब इस ओर भी आर फेज आ रहा है, जब वाई फेज फेलियर हो गया दूसरे साइड का, कनेक्ट करके इस ओर भी आर फेज की सप्लाई हमने इंश्योर कर दिया। तो इस तरह हम लोग जो सारे काम हम लोग सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट पे करते हैं, वो काम हम लोग सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट पे भी करते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि अब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट के बीच का डिस्टेंस 40 किलोमीटर के आसपास हुआ करता था, एक बड़ा गैप बीच में रह जाता था। यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट प्रोवाइड करके हर 10 to 15 किलोमीटर पे ये अरेंजमेंट कर दे रहे हैं, सो दैट की पावर सप्लाई भी इंश्योर रहे और फॉल्टी कंडीशन में हम बाकी सिस्टम को नॉर्मली रन कर पाए। ठीक है, तो उसी के बारे में कुछ चीजें हैं जिनको हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। उसी के बारे में कुछ चीजें हैं। ठीक है, अब सब सेक्शनिंग पोस्ट के बारे में बताया जा रहा है। दिस इज वेरी रेयरली प्रोवाइडेड इन दिस, देयर इज नो इंटरप्टर for paralleling up or paralleling down track. The other arrangement is same as that of sectioning and paralleling post. ठीक है, तो ये सब सेक्शनिंग पोस्ट जो है हम लोग बहुत रेयरली प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना है। अब यहाँ से देखो सिस्टम अलग है, ये आप लोग कभी मत कंफ्यूज होना है आप लोगों को कि हम लोग ये जो यूज करते हैं, टर्म्स याद रखो हमेशा, SSP। ठीक है, ये किसके लिए है, SSP का शॉर्ट फॉर्म मतलब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSP? नहीं, ध्यान दो, फिर से बताइए आरती। नहीं, देखो नाम में है, आरती ठीक बोल रही थी पहले, बाद का खाली सही से बोलो, बाद का वर्ड, पहला वर्ड ठीक था सब सेक्शनिंग,
लास्ट वाला वर्ड बोलो। सबस्टेशन पोस्ट। आरती को बोलने दो। आरती पहला वर्ड ठीक बोल रही थी, सब सेक्शनिंग। लास्ट वाला बोलो। सबसेक्शनिंग पोस्ट। नहीं 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 नहीं, पोस्ट देखो हमेशा ध्यान रखना ना, इस टर्म में पी पोस्ट के लिए नहीं होता है। पैरेललिंग के लिए यस, सबसेक्शनिंग सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग, और इसके अलावा पोस्ट अलग होता है, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग। इसका मतलब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, ठीक है। और ये सिर्फ सेक्शनिंग पोस्ट, ये सिर्फ सेक्शनिंग पोस्ट। समझ में आ रहा है? तो ये डायग्राम कौन सा था ऊपर जो है, अभी जो थोड़ी देर पहले हमने देखा, ये डायग्राम कौन सा है? सबसेक्शनिंग एंड पैरेललिंग। यस, इसलिए हमने इसको एसएसपी लिखा। समझ में आ रहा है? सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग। तो यहाँ पी पोस्ट के लिए नहीं है, हमेशा याद रखना है, पी पोस्ट के लिए नहीं है, पी पैरेललिंग के लिए है, ठीक है। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि ये आपका सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, ये सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, और ये सिर्फ सेक्शनिंग पोस्ट, ये हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। एक नया टाइप हम लोग देख रहे हैं, सेक्शनिंग पोस्ट, ये हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। इसी के बारे में ये लाइंस है, ठीक है, इसी के बारे में ये लाइंस है अभी जो हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी आ जाता है, एक और कैटेगरी आ जाता है इसमें, सब सेक्शनिंग पोस्ट, ठीक है। ये भी हम लोग बहुत रेयरली यूज करते हैं, इसी के बारे में चर्चा हो रही है, सब सेक्शनिंग पोस्ट। तो जाहिर है इसमें क्या मिसिंग है, अगर इन दोनों से कंपेयर करो तो इन दोनों में क्या मिसिंग है? पैरेललिंग मिसिंग है, यानी इस तरह के पोस्ट में पैरेललिंग का अरेंजमेंट नहीं रहता है, इसलिए बहुत रेयरली इनको हम यूज करते हैं कहीं कहीं। इसी के बारे में है कि दिस इज वेरी रेयरली प्रोवाइडेड, इन दिस देयर इज नो इंटरप्टर फॉर पैरेललिंग अप एंड डाउन ट्रैक, ठीक है। तो जाहिर है इसमें पैरेललिंग का अरेंजमेंट हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए ऐसा कोई इंटरप्टर नहीं होगा जो पैरेललिंग के लिए रिस्पांसिबल हो। इन दोनों में कोई ऐसा इंटरप्टर नहीं होगा जो पैरेललिंग के लिए रिस्पांसिबल हो, ठीक है। बाकी सारा अरेंजमेंट सेम रहता है सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट की तरह। तो एक टाइप और आ गया जिसको हम लोग सब सेक्शनिंग पोस्ट बोलते हैं सिर्फ, इसलिए उसको सिर्फ एसएस हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग एलिमेंट्री सेक्शन में, अब आ जाते हैं हम लोग एलिमेंट्री सेक्शन में, ठीक है। तो इसमें क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन सब सेक्शन इज अबाउट 10 to 15 किलोमीटर। तो पहले भी आपको बता चुके हैं कि सब सेक्शंस के बीच में हम लोग 10 to 15 किलोमीटर का डिस्टेंस रखते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट से उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। उसके आगे क्या है, इफ द फॉल्ट डेवलप्स इन एनी सबसेक्शन देन इट बिकम्स टाइम कंज्यूमिंग इन फॉल्ट फाइंडिंग एंड रिपेयरिंग, ठीक है, और टेकन अप फॉर मेंटेनेंस। Hence subsections are further divided into small distance elementary sections which ensures rapid isolations of fault on OHE, ठीक है। अब कभी-कभी क्या होता है ना, कभी-कभी क्या होता है कि छोटे-छोटे जो फॉल्ट आते हैं, ठीक है, बहुत छोटे-छोटे फॉल्ट जो कहीं-कहीं पे आए, जैसे मान लो जहाँ पे OHE थोड़ा सा डैमेज हो गया, पेंटोग्राफ से लगातार फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा सा OHE डैमेज हो गया, या OHE को होल्ड करने वाला जो ब्रैकेट्स है, ठीक है, जो आपके पोल से जुड़ा हुआ ब्रैकेट है, जो इंसुलेटर्स है जिनसे OHE को हमने होल्ड किया है, हमने अरेंज करके रखा है, हमने उसको पकड़ के रखा है, उसके कुछ बोल्ट्स खुल गए, उसके कुछ नट्स खुल गए, या उसका आर्म जो है, आगे चल के आपको बताएंगे कितने तरह का आर्म रहता है। आपने देखा होगा कि पोल में कुछ फिगर्स भी भेजे थे आपके ग्रुप में, इस तरह का आर्म हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और इस तरह के आर्म से अलग-अलग हम लोग कनेक्शंस देते हैं, ठीक है। तो कभी-कभी ये आर्म हो सकता है डैमेज हो जाए, तो छोटे-छोटे फॉल्ट के कंडीशन में हम लोग वहां सोचते हैं कि 10 to 15 किलोमीटर डिस्टेंस भी हम नहीं डिस्टर्ब करें, जो दो सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट के बीच में है। यानी दो एसएसपी के बीच का डिस्टेंस लगभग कितना रहता है, दो सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट के बीच का डिस्टेंस लगभग कितना रहता है? 10 to 15। यस, तो कभी-कभी हम लोग चाहते हैं ना कि ये छोटा डिस्टेंस 10 to 15 किलोमीटर भी हम लोग नहीं डिस्टर्ब करें, पूरा का पूरा 10 to 15 किलोमीटर, तो उसके बीच में भी हम लोग आइसोलेशंस का प्रोविजन रखते हैं इंटरप्टर्स लगा के, कि उसके बीच में मान लो 5 किलोमीटर पे हम 3 जगह डिवाइड कर दिए, ये जो दो
दो सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट के बीच का डिस्टेंस है, दो सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट के बीच का डिस्टेंस है, मान लो ये 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस 15 किलोमीटर के डिस्टेंस को भी अगर तीन पार्ट में अगर हम डिवाइड कर दें, मान लो 5 किलोमीटर्स 5 किलोमीटर्स 5 किलोमीटर्स, तो अब फायदा होगा कि फॉल्ट होने के कंडीशन में या किसी चीज को रिपेयर करने के कंडीशन में हमको पूरा ये 15 किलोमीटर डिस्टर्ब नहीं करना होगा, हम एक पर्टिकुलर सेक्शन को रिपेयर के लिए ले जा सकते हैं अगर हम यहाँ पर इस सेक्शन को आइसोलेट करने का प्रोविजन बना दें इंटरप्टर्स लगा के। तो ये चीज हम लोग करते हैं, और ये चीज जो करते हैं तो इसको बोलते हैं एलिमेंट्स, यानी दो सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट के बीच के डिस्टेंस को तीन एलिमेंट्री सेक्शन में हमने बांट दिया। क्लियर? दो सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट के डिस्टेंस को तीन अलग अलग एलिमेंट्री सेक्शन में हमने बांट दिया। अब है कि यहां भी आइसोलेट करने का प्रोविजन है, इसको अगर रिपेयर के लिए चाहें तो हम लोग अलग कर सकते हैं, या फॉल्ट हो तो सिर्फ इस सेक्शन को अलग कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फॉल्ट के कंडीशन में या रिपेयर एंड मेंटेनेंस के कंडीशन में कम से कम एरिया को ही हम अलग कर सके नॉर्मल सिस्टम से, बाकी सारे सिस्टम को हम नॉर्मली रन करने दें, सो दैट कि आपका पूरा ट्रैक्शन सिस्टम और पूरा लोकोमोटिव के वे में पाथ में डिस्टरबेंस भी कभी नहीं आए। तो ये एलिमेंट्री सेक्शंस है। अब एलिमेंट्री सेक्शन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें क्या है, टू एडजेसेंट एलिमेंट्री सेक्शंस आर सेपरेटेड बाय इंसुलेटेड ओवरलैप ब्रिज्ड बाय इंसुलेटर। ठीक है, आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो दो एलिमेंट्री सेक्शंस जो होता है ना, उसको हम लोग सेपरेट कैसे करते हैं? तो इंसुलेटेड ओवरलैप से हम लोग सेपरेट करते हैं, जिसको इंसुलेटर से ब्रिज कर देते हैं। आगे फिगर में समझाएंगे तो और क्लियर समझ में आएगा। तो जाहिर है इनको सेपरेट तो करना होगा ना, जाहिर है एलिमेंट्री सेक्शन है तो यहाँ पहले ही आपको बताया कि इनको अलग तो करना होगा ना, तभी तो सेक्शंस अलग अलग होगा। आइसोलेट करने का प्रोविजन तो हमें बनाना होगा, सेपरेट रखना होगा बाकी सेक्शन को। तो इसको हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं? तो हमेशा याद रखना है, इसको हम लोग सेपरेट करते हैं इंसुलेटेड ओवरलैप को यूज करके। और इंसुलेटेड ओवरलैप, ओवरलैप का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर से ओवरलैपिंग करना। तो इंसुलेटेड ओवरलैप को हम लोग करते हैं, और किससे ब्रिज करते हैं? तो इंसुलेटर से। मतलब समझो इसका, अगर हमें एक कंडक्टर ऐसे ले जाना है, और मान लो एक कंडक्टर ऐसे ले जाना है, और इंसुलेटेड भी रखना है, ठीक है, नजदीक से ले जाना है और इंसुलेटेड भी रखना है, तो जाहिर है कैसे करेंगे? इसकी ब्रिजिंग कैसे कर रहे हैं? ब्रिज मतलब पुल बनाना। जैसे यहाँ नदी है, ठीक है, ये रिवर फ्लो हो रहा है और हमें इस पार से उस पार जाना है, हम लोग क्या करेंगे? इसके ऊपर ब्रिज बना दिया हमने, ब्रिजिंग हो गई। यहाँ भी क्या है? ब्रिजिंग करेंगे, क्योंकि हमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं देना है। तो ब्रिजिंग किसके हेल्प से करेंगे? जाहिर है इंसुलेटर्स के हेल्प से करेंगे। तो इसीलिए इन सेक्शंस को सेपरेट करते हैं इंसुलेटेड ओवरलैप से। कैसे? तो ब्रिज्ड बाय इंसुलेटर्स। तो इसको यहाँ पे जाहिर है, यहाँ क्या करेंगे हम लोग? तो यहाँ इंसुलेटर प्रोवाइड करके हम लोग ब्रिजिंग कर देंगे। यहाँ सपोज दैट यहाँ स्ट्रेन इंसुलेटर्स हमने लगाया, स्ट्रेन इंसुलेटर्स हमने लगाया, और इस तरह से हमने ब्रिजिंग कर दी। तो इस तरह से एलिमेंट्री सेक्शंस को हम लोग आइसोलेट करते हैं इंसुलेटेड ओवरलैप देके, ठीक है, जिसको हम लोग ब्रिज करते हैं इंसुलेटर्स के हेल्प से, ठीक है। और ये कैसे ऑपरेट होता है? तो जाहिर है कनेक्शन काट के ही ऑपरेट होता है, कनेक्शन रहते हुए नहीं ऑपरेट कर सकते हैं, इसको मैनुअली हम लोग ऑपरेट करते हैं। इसीलिए है दिस कैन बी ऑपरेटेड ऑन नो लोड मैनुअली, ठीक है। तो इसको हम लोग ऑपरेट करते हैं, यानी एलिमेंट्री सेक्शन को मेन सेक्शन से अगर आपको अलग करना होगा तो नो लोड के कंडीशन में, यानी सप्लाई काट के नो लोड के कंडीशन में मैनुअली इसको आइसोलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, इस तरह से एलिमेंट्री सेक्शन वर्क करता है, इस तरह से एलिमेंट्री सेक्शन वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं मिसलेनियस इक्विपमेंट्स जो हमारे सब स्टेशंस पे और अलग-अलग जगह पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो मिसलेनियस इक्विपमेंट्स में आ जाते हैं। मेनली हमने देख लिया कि हमारे पावर सप्लाई अरेंजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, शुरू से एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। तो आपके पावर सप्लाई अरेंजमेंट में पावर परचेज किया जाता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज से या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज से, या इवन
प्राइवेट पावर कंपनीज जो है ना, जैसे आजकल टाटा पावर है, पावर प्रोडक्शन कर रही है, रिलायंस पावर और रिलायंस एनर्जी है, वो भी पावर जनरेशन कर रही है। तो प्राइवेट सेक्टर से भी रेलवे पावर परचेज कर सकती है। मतलब क्या है कि रेलवे ने पावर परचेज किया किसी और एजेंसी से और उस पावर को 132 केवी लाइन या 220 केवी लाइंस पे लिया। उसके बाद से रेलवे का काम शुरू हो जाता है। रेलवे का ट्रैक्शन सब स्टेशन है जहां इस वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाता है और 25 केवी पर लाया जाता है। 25 केवी के फीडर से OHE को सप्लाई दिया जाता है। OHE जो आपका कैटेनरी और आपके कॉन्टैक्ट वायर का अरेंजमेंट है जो ड्रॉपर से सेपरेटेड रहता है, ठीक है। OHE हम लोग किसको कहते हैं, तो कई बार बता चुके हैं पहले आप लोगों को कि ये सिस्टम आपका OHE है। ये सिस्टम OHE है। नीचे वाला जो स्ट्रेट वायर है ये कॉन्टैक्ट वायर है, ऊपर वाला जो वायर है ये कैटेनरी है। कैटेनरी को हम लोग मैसेंजर भी कहते हैं और कॉन्टैक्ट वायर को कंडक्टर वायर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका कॉन्टैक्ट वायर है और ये कैटेनरी है। ये कैटेनरी है, ठीक है। इसको हम लोग ड्रॉपर्स भी कहते हैं या सेपरेटर्स भी कहते हैं। तो OHE को हमने सप्लाई दे दिया। अब क्या होता है कि OHE को सप्लाई देंगे तो लोड बैलेंस रखने के लिए, सप्लाई अथॉरिटी के 3 फेज सिस्टम को बैलेंस रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सब सेक्शनिंग, अलग अलग सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट में डिवीजन कर देते हैं। उस डिवीजन में हम लोग कोशिश करते हैं कि एडजेसेंट सब स्टेशन को या एडजेसेंट सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट को अलग अलग फेज से साइक्लिक ऑर्डर में हम सप्लाई करें सो दैट कि लोड बैलेंस रहे। उसके बाद बीच के डिस्टेंस में बहुत बड़ा गैप रह जाता है, इसलिए हर सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट के बीच में सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट देते हैं। उसके बीच में भी अगर छोटे छोटे जगह पर हमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए सेपरेट करने का प्रोविजन रखना है तो वहां भी हम लोग छोटे छोटे एलिमेंट्री सेक्शंस को बनाते हैं। इस तरह से आपका पूरा पावर सप्लाई का अरेंजमेंट रहता है। अब हम लोग मिसलेनियस देख लेते हैं कि छोटे मोटे जो अलग अलग आइटम्स हैं, इनके अलावा आपके मेन चीजों के अलावा, मेन इक्विपमेंट्स और मशीन्स के अलावा, मेन सेटअप के अलावा जो चीजें हैं वो मिसलेनियस में आएंगे। तो मिसलेनियस इक्विपमेंट्स क्या है, कंट्रोल पोस्ट और स्विचिंग स्टेशंस पे कौन कौन से होंगे, तो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर होगा विद वोल्टेज रेगुलेटर। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि मेन सप्लाई हम लोग देते हैं ट्रैक्शन सब स्टेशन से और ट्रैक्शन सब ट्रांसफार्मर से, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिनमें पावर चाहिए होता है जो मेन इक्विपमेंट से अलग हैं। जैसे सर्किट ब्रेकर्स से जुड़े हुए जो रिलेज हैं, उन रिलेज को पावर देना होगा। आपका जो जो स्विचिंग यार्ड है, जहां जहां सब स्टेशन है, जहां जहां आपका सेक्शनिंग पोस्ट है, जहां जहां सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट है, जहां सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट है, उन सारे जगहों पर आपको लाइट देना होगा, फैन देना होगा। बाकी सब जो आपका ट्रिपल सर्किट है उसको सप्लाई देना होगा, रिले कॉइल को सप्लाई देना होगा। तो ये सारे सप्लाई को मेन हम लोग आपके ट्रैक्शन सब स्टेशन से या ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर से सप्लाई न देके एक अलग ट्रांसफार्मर से सप्लाई देते हैं जिसको हम लोग ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जिसको हम लोग ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है। और इस ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेटर लगा रहता है। जाहिर है रिले को अलग वोल्टेज रेटिंग पे सप्लाई चाहिए, आपके लाइटिंग अरेंजमेंट को यानी बल्ब और ट्यूबलाइट्स को अलग रेटिंग पे सप्लाई चाहिए, आपके ट्रिप कॉइल को अलग रेटिंग पे सप्लाई चाहिए। तो आपके ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेटर लगा रहता है। जैसे जैसे जहां जहां जरूरत हो, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर एक से ज्यादा होता है, अलग अलग ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर को यूज करके अलग अलग जगहों पे सप्लाई दिया जाता है, ठीक है। अब ये कितने का हो सकता है ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर, तो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर की एक नॉर्मल रेटिंग दी हुई है। नॉर्मली ये 10 kVA का होता है, ठीक है। नॉर्मली ये 10 kVA का होता है। और जाहिर है आपको इसका मैकेनिज्म क्या रखना है, स्टेप डाउन या स्टेप अप, बताइए। हाँ, स्टेप डाउन, यस। क्योंकि आपका नॉर्मल रेटिंग का जो बल्ब वगैरह है ना, आपका नॉर्मल रेटिंग का, मान लो आपके ट्रैक्शन सब स्टेशन के अंदर कुछ बल्ब आपको लगाना है, आपके स्विच यार्ड के अंदर कुछ बल्ब आपको लगाना है, तो जाहिर है बल्ब कौन सी रेटिंग का मिलता है मार्केट में, बल्ब कौन सी रेटिंग का अवेलेबल रहता है, कौन से वोल्टेज रेटिंग का, बताइए। यस, 230 वोल्ट या 220 वोल्ट। तो आपको जाहिर है ट्रैक्शन सब स्टेशन के पास जो पावर आया ना, ट्रैक्शन सब स्टेशन में कितना पावर मिल रहा है स्टेप डाउन होके, तो ट्रैक्शन सब स्टेशन ने 132 केवी को स्टेप डाउन करके 25 केवी पे कर दिया। ट्रैक्शन सब स्टेशन ने 132 केवी के वोल्टेज को स्टेप डाउन करके 25 केवी में बदल दिया। अब इस 25 केवी को
हमें अपने नॉर्मल इक्विपमेंट के हिसाब से वोल्टेज पे रखना है। यानी अगर बल्ब जलाना है स्विच यार्ड में, ट्रैक्शन सब स्टेशन में, छोटे छोटे फैंस को चलाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रैक्शन सब स्टेशन के 25 केवी को स्टेप डाउन करके 230 वोल्ट पे ला देंगे। ठीक है, तो इस 25 केवी जो ट्रैक्शन सब स्टेशन से मिला था उसको ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन करके 230 वोल्ट पे हम लोग ला देंगे। ठीक है, और जाहिर है कैसा सिस्टम होगा, तो सिंगल फेज सिस्टम होगा, 50 हर्ट्ज सिस्टम होगा। ठीक है, और इसका फ्लक्चुएशन लिमिट हम लोग प्लस माइनस 5% से लेके प्लस माइनस 20% तक हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में, सेकेंडरी और प्राइमरी साइड में रखते हैं। यानी सेकेंडरी साइड में प्लस माइनस 5% का फ्लक्चुएशन और प्राइमरी साइड में प्लस माइनस 20% का फ्लक्चुएशन में हम लोग रखते हैं। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है, तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर को रखने का पर्पस क्या है, जहां भी ऑक्सिलरी पावर सप्लाई की जरूरत है। अब देखो कहां-कहां होगा इसका जरूरत, तो फॉर ऑपरेटिंग रिमोट कंट्रोल इक्विपमेंट, रिमोट कंट्रोल इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए जो पावर चाहिए उसको ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर से सप्लाई देंगे। वहां जो बैटरी बैंक है, अब बहुत जगह बैटरी बैंक है, बहुत जगह यूपीएस सिस्टम है, जहां पावर फेलियर भी हो जाए तब भी हमें कुछ सप्लाई चाहिए। कुछ सर्वो मोटर्स को भी बैटरी पे ऑपरेट कराना पड़ता है अलग अलग सब स्टेशन से, तो बैटरी की चार्जिंग में हम कहां से कनेक्शन देंगे, तो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर से देंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, सिग्नलिंग एंड लाइटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइटिंग तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि ट्रैक्शन सब स्टेशन के अंदर अगर लाइट कट गया, रात के समय का ऑपरेशन है, तो लोग कैसे ऑपरेशन कर पाएंगे। स्विच यार्ड के अंदर अगर लाइट कट गया तो रोशनी ही नहीं है, तो बिना रोशनी के लोग कैसे काम करेंगे, तो जाहिर है इन सबको ऑक्सिलरी सिस्टम से हम लोग सप्लाई देते हैं। सिग्नलिंग सिस्टम को भी ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर से ही हम लोग सप्लाई देते हैं। जो सिग्नलिंग सिस्टम है, हमेशा याद रखना, सिग्नलिंग सिस्टम लो वोल्टेज रेटिंग पे काम करता है और आपका मेन ओएचई हाई वोल्टेज रेटिंग पे काम करता है। तो हम लोग ट्रैक्शन सब स्टेशन से सिग्नलिंग को कभी सप्लाई नहीं देते हैं। जो भी सिग्नलिंग सिस्टम है उसको भी हम लोग ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर से ही सप्लाई देते हैं। ठीक है, अब मिसलेनियस इक्विपमेंट का दूसरा आ जाता है दूसरे पॉइंट में। तो मिसलेनियस इक्विपमेंट का दूसरा पॉइंट है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं एप्रोप्रिएट रेटिंग का, और इसका काम क्या है, तो इट प्रोवाइड्स कंटीन्यूअस इंडिकेशन रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ सप्लाई टू ईच सब सेक्टर एट रिमोट कंट्रोल सेंटर। ठीक है, तो और हम लोग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आगे चल के आपको बताएंगे, ट्रांसफार्मर्स को भी कई बेसिस के आधार पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। बहुत सारा पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे ट्रांसफार्मर को क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन टाइप, तो हम लोग मेन ट्रांसफार्मर और हम लोग वहां पे ऑटो ट्रांसफार्मर में क्लासिफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वाइंडिंग्स, तो वहां हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग के ट्रांसफार्मर और टर्शियरी वाइंडिंग के ट्रांसफार्मर पे क्लासिफिकेशन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट रिक्वायरमेंट, तो वहां हम लोग वोल्टेज ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर में डिवाइड करते हैं। तो आगे चल के आपको बताएंगे बहुत सारा क्लासिफिकेशन हो सकता है। यहाँ हम लोग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज करते हैं एप्रोप्रिएट रेटिंग का। इससे क्या होता है, ये आपके रिमोट कंट्रोल सेक्शन को पावर सप्लाई करता है, और ये हमेशा क्या है, कंटीन्यूअस इंडिकेशन है कि आपके सब सेक्टर और रिमोट कंट्रोल सेंटर में पावर सप्लाई हमेशा अवेलेबल रहे। इसलिए एक सेपरेट ट्रांसफार्मर से आपके रिमोट कंट्रोल सेक्टर को ट्रांसफार्मर को से सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर इज एलए, लाइटनिंग अरेस्टर। तो आपको पहले बता चुके हैं कि लाइटनिंग एक मेजर प्रॉब्लम है हमारे इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए भी, और वैसे सारे सेक्टर के लिए जहां पे आपका कंडक्टर ओपन रहता है, यानी ओपन एनवायरनमेंट में, आउटडोर में, जहां भी हम लोग कंडक्टर को रखें, और ऐसा कंडक्टर जिसमें इंसुलेशन नहीं है। जाहिर है आपका पूरा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है आपके पावर सिस्टम के अंदर, वहां जितने भी कंडक्टर्स हम लोग ट्रांसमिशन पर्पस के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, ओवरहेड जो है वो सारा ओवरहेड इंसुलेटेड नहीं रहता है, ओपन वायर रहता है, ओपन केबल रहता है। तो जहां भी ओपन केबल है और जिसको आउटडोर में ओपन एनवायरनमेंट में हम लोग रख रहे हैं, वहां पे लाइटनिंग स्ट्राइक होके उस पे लाइटनिंग गिरने का डर रहता है। आपको पहले भी बता चुके हैं कि आपको नेटवर्क एनालिसिस में आपको पढ़ाया जाता है अलग अलग वोल्टेज सिग्नल्स के बारे में। वहां एक सिग्नल आपको पढ़ाया जाता है इंपल्स सिग्नल। नेटवर्क एनालिसिस में एक सिग्नल आपको इंपल्स सिग्नल पढ़ाया जाता है, जो कुछ इस तरह का होता है। इसमें क्या है, तो इसमें टाइम बहुत छोटा है,
ये जो गैप है ना एक्स एक्सिस पे, तो जाहिर है कौन सा एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है, और वाई एक्सिस पे कौन सा है, तो ये वोल्टेज एक्सिस है। तो इसमें क्या होता है ना, ये जो टाइम लगा इस इंपल्स में, टाइम बहुत छोटा है, मींस टाइम टेंड्स टू 0 एंड वोल्टेज टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये है आपका इंपल्स का कंडीशन। लाइटनिंग स्ट्राइक में यही होता है, बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए अचानक से लैक्स ऑफ वोल्ट, लाखों लाख वोल्ट का लाइटनिंग स्ट्राइक करता है एक जगह पे, और नतीजा होता है कि जहां भी लाइटनिंग गिरा, जहां पे बिजली गिरी, वहां पे क्या होता है, वहां पे सब कुछ डैमेज हो जाता है। तो जाहिर है जहां पे कंडक्टर्स आपका बिल्कुल ओपन है, जहां कंडक्टर्स OHE आपका बिल्कुल ओपन है और ये सारे फाइन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, तो जाहिर है इस पे लाइटनिंग के स्ट्राइक करने का बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है कि लाइटनिंग इस पे स्ट्राइक करेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में ये बिल्कुल ओपन रखा हुआ है। अब लाइटनिंग स्ट्राइक करने का मतलब है कि कहां वोल्टेज पहले 25 केवी पर था, 25 केवी पर पहले वोल्टेज था, अचानक से लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ तो लैक्स ऑफ वोल्ट्स, मान लो 5 लाख वोल्ट्स थोड़ी देर के लिए क्रिएट हो गया, थोड़ी देर के लिए मान लो 5 लाख वोल्ट्स क्रिएट हो गया। अब अचानक से आपका वोल्टेज अगर 5 लाख वोल्ट पे आ जाए तो सारा सिस्टम डैमेज कर जाएगा, सारा मैकेनिज्म डैमेज कर जाएगा, सारा इक्विपमेंट्स का फेलियर हो जाएगा, सारा मशीन्स का फेलियर हो जाएगा। तो जाहिर है इस सिस्टम को हमें बचाना होगा, इस लाइटनिंग स्ट्राइक से हमें अपने सिस्टम को बचाना होगा। तो इसलिए हम लोग LA का प्रोविजन करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर का प्रोविजन करते हैं, ठीक है। LA में क्या है, तो LA में आ जाते हैं हम लोग। तो LA में क्या है, LA एप्रोप्रिएट रेटिंग का होगा, ठीक है, और ईच कनेक्शन ऑफ LA शुड हैव कॉपर इक्विवेलेंट एरिया 50 mm स्क्वायर, ठीक है। तो 50 mm स्क्वायर के कॉपर से, कॉपर इक्विवेलेंट एरिया हम लोग बोलते हैं, यानी कॉपर का थिकनेस और कॉपर का लेंथ जो कवर हो रहा है, तो 50 mm स्क्वायर के कॉपर स्ट्रिप से हम लोग हर एक एरिया को कवर करते हैं LA के हेल्प से, ठीक है। और ये किस लिए है, तो जाहिर है प्रोटेक्ट एवरी सबसेक्शन अगेंस्ट वोल्टेज सर्ज। अभी जो इंपल्स था ना, इंपल्स का एक और नाम है सर्ज, अचानक से आया हुआ बाढ़, अचानक से आया हुआ बहुत वैल्यू का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। तो इस जाहिर है इस सर्ज से बचाने के लिए हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर यूज करते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर अब कैसा होगा, तो बिल्डिंग पे जो लाइटनिंग अरेस्टर हम लोग यूज करते हैं ना, जो नॉर्मल घर की बिल्डिंग पे हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर यूज करते हैं, जैसे सपोज दैट किसी के घर का ये बिल्डिंग है या ऑफिस है या स्कूल है, ठीक है, यहाँ जो लाइटनिंग अरेस्टर हम लोग यूज करेंगे वो इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, और यहाँ क्या करते हैं हम लोग, थिक मेटल स्ट्रिप से, थिक कॉपर स्ट्रिप से, यानी मोटे कॉपर के स्ट्रिप से हम लोग इसको ग्राउंड कर देते हैं, मोटे कॉपर के स्ट्रिप से हम लोग इसको ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। नतीजा होगा कि कहीं भी इधर आसपास भी लाइटनिंग गिरने वाला होगा तो हमेशा चार्ज की टेंडेंसी होती है कि उसे हाईएस्ट कंडक्टिंग पाथ की तरफ अट्रैक्ट होकर चल जाना होता है। चार्ज की हमेशा टेंडेंसी होती है कि जिधर लीस्ट रेजिस्टिव पाथ मिले, ठीक है, तो जिधर लीस्ट रेजिस्टिव पाथ मिलेगा उधर चला जाएगा। तो यहाँ पर लीस्ट रेजिस्टिव पाथ यहाँ मिल रहा है, तो लाइटनिंग जो है ना, लाइटनिंग अट्रैक्ट होकर इस पे गिर गया और इस पे से ये होते हुए ग्राउंड में चला गया, पूरा आपका घर जो है वो सेफ हो गया, ठीक है। लेकिन ओपन एनवायरनमेंट में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पावर सिस्टम में और जहां कंडक्टर्स गुजर रहे हैं वहां इस तरह का लाइटनिंग अरेस्टर हम लोग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत छोटे एरिया के लिए है। आपका जो कंडक्टर्स गया है वो बहुत बड़े एरिया में आपका कंडक्टर जा रहा है, तो एक जगह ऐसा लाइटनिंग अरेस्टर हम नहीं दे सकते हैं, इफेक्टिव नहीं होगा, ये इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स तक आपकी लाइन गई हुई है। एक जगह इस तरह का लाइटनिंग अरेस्टर देने से ये पूरा सिस्टम प्रोटेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये भी कंडक्टिंग मीडियम है, ये भी कंडक्टिंग मीडियम है, तो इस पर स्ट्राइक होने के बजाय इस पे लाइटनिंग स्ट्राइक हो जाएगा कुछ दूरी पर, इससे कुछ दूरी पर, इससे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाद। तो वहां जो LA हम लोग पावर सिस्टम यूज करते हैं वो LA, वो लाइटनिंग अरेस्टर ऐसा नहीं होता है, वो लाइटनिंग अरेस्टर ऐसा नहीं होता है। वो लाइटनिंग अरेस्टर खुद में कंडक्टर रहता है जो इन कंडक्टर्स के ऊपर से हम गुजार देते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना है, इसको ध्यान में रखना है। पावर सिस्टम में, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में या ट्रैक्शन सिस्टम में, यानी जहां भी ओपन कंडक्टर्स हो
ओपन एटमॉस्फेयर में वहां का लाइटनिंग अरेस्टर इस तरह का लाइटनिंग अरेस्टर नहीं होता है, वहां का लाइटनिंग अरेस्टर केबल के फॉर्म में ही रहता है, जहां मेन केबल के ऊपर से इस केबल को गुजार देते हैं। नतीजा होता है कि लाइटनिंग स्ट्राइक होगा तो इसी केबल पे हो जाएगा, और ये केबल हर एक कुछ डिस्टेंस के बाद से अर्थ किया रहता है। ये केबल हर एक कुछ डिस्टेंस के बाद से अर्थ किया हुआ रहेगा, हर एक कुछ डिस्टेंस के बाद से अर्थ किया हुआ रहेगा, ठीक है, हर एक कुछ डिस्टेंस के बाद से अर्थ किया रहेगा। तो ये मेन केबल के ऊपर एक और केबल जो न्यूट्रल रहता है, उस न्यूट्रल केबल को हम लोग गुजार देते हैं। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ट्रैक्शन सिस्टम में, या जहां भी ओपन कंडक्टर्स है वहां हम लोग एलए प्रोवाइड करते हैं। और पर्पस क्या है एलए का? तो वोल्टेज सर्ज से बचाना, वोल्टेज इंपल्स से बचाना जो लाइटनिंग स्ट्राइक के वजह से क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये हो गया मिसलेनियस इक्विपमेंट का तीसरा पार्ट। अब आ जाते हैं मिसलेनियस इक्विपमेंट के चौथे पार्ट में, यानी बैटरीज में, ठीक है। तो बैटरीज में क्या है? तो बैटरीज क्या है? एप्रोप्रिएट वोल्टेज और एम्पियर आवर की कैपेसिटी रहेगी। बैटरी की कैपेसिटी को हमेशा याद रखिएगा, हम लोग एम्पियर आवर में शो करते हैं। पहले आपको बता चुके हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो बैटरी की कैपेसिटी को हम लोग एच में इंडिकेट करते हैं, यानी एम्पियर आवर, यानी कितना एम्पियर कितने घंटे तक दे पाएगा बैटरी, ठीक है, कितने एम्पियर का करंट कितने घंटे तक दे पाएगा बैटरी, उसके हिसाब से हम लोग बैटरी की कैपेसिटी को डिसाइड करते हैं। यानी बैटरी की कैपेसिटी को डिसाइड करने के लिए जाहिर है हम दो चीजें देखेंगे। पहला तो वोल्टेज जरूर देखेंगे कि बैटरी कितने वोल्ट का है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी में। दूसरा हम लोग एम्पियर आवर के हिसाब से देखेंगे, यानी अगर मान लो 12 वोल्ट की बैटरी है तो 12 वोल्ट की बैटरी कितने देर तक कितना करंट दे पाता है, इससे हम लोग देखेंगे। क्योंकि आपको पता है बैटरी में हम लोग क्या स्टोर करते हैं, बैटरी में हम लोग क्या स्टोर करते हैं बताइए। हाँ बोलो फिर से कनक। चार्ज स्टोर करते हैं, यस। तो देखो चार्ज, ये एम्पियर आवर एक्चुअली चार्ज ही है, गौर से देखो तो ये एम्पियर आवर एक्चुअली चार्ज ही है। क्योंकि आपको पता है कि और इलेक्ट्रिक करंट, आपको पता है कि और इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो चार्ज क्या हो गया? योर चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। करंट का यूनिट एम्पियर और टाइम का यूनिट यहाँ पर आवर। तो देखो एम्पियर आवर में हम लोग कैपेसिटी देखते हैं तो एक्चुअली क्या देख रहे हैं? चार्ज ही देख रहे हैं, ठीक है। तो ये बैटरी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे कितने देर तक कितना एम्पियर करंट दे सकता है, ठीक है। इन दोनों को देखने का मतलब एक बैटरी कितनी देर तक कितने एम्पियर चार्ज को दे सकता है, इसके बेसिस पे हम लोग बैटरी की कैपेसिटी को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैटरीज, एप्रोप्रिएट वोल्टेज एंड एम्पियर आवर कैपेसिटी की बैटरीज को हम लोग रखते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या है? तो इसका काम हम लोग देख लें। इसका काम क्या है? टू सप्लाई डीसी वोल्टेज फॉर ऑपरेशन ऑफ रिमोट कंट्रोल इक्विपमेंट्स एंड इंटरप्टर्स, ठीक है। तो ये बैटरी का काम क्या है? जाहिर है बैटरी है तो डीसी वोल्टेज सप्लाई देगा, बैटरी है तो डीसी वोल्टेज सप्लाई देगा, ठीक है। और किसको देगा? तो रिमोट कंट्रोल के इक्विपमेंट्स को देगा, इंटरप्टर्स को देगा। कहीं कहीं जिन रिले को भी कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए होता है उन रिले को भी देगा। कहीं कहीं जिन सर्किट ब्रेकर्स के रिले स्विचेस में जो चाहिए होता है वोल्टेज वो देगा कांस्टेंट वोल्टेज, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैटरी ऑक्सिलरी इक्विपमेंट में। अब आ जाते हैं हम लोग बैटरी चार्जिंग। जाहिर है बैटरी है तो उसकी चार्जिंग भी होगी, तो बैटरी चार्जिंग इक्विपमेंट में हम लोग आ जाते हैं। ये भी मिसलेनियस इक्विपमेंट का एक पार्ट है। बैटरी चार्जिंग क्या है? तो बैटरी चार्जिंग में एप्रोप्रिएट यूनिट टू चार्ज बैटरीज एट अ टाइम, ठीक है। और हर जगह जहां जहां बैटरी लगा हुआ है उसको चार्ज करने में ये यूज होता है। तो ये आपका सारा चीज था। अब आ जाते हैं हम लोग नए टॉपिक में आ जाइए। नया टॉपिक है मेजर इक्विपमेंट एट सब स्टेशन, ठीक है। तो इसके पहले हमने पूरा ओवरव्यू देखा पावर सप्लाई अरेंजमेंट का। अब हम लोग पर्टिकुलरली सब स्टेशन पे आ जा रहे हैं। हर एक जो ट्रैक्शन सब स्टेशन है ना, ट्रैक्शन सब स्टेशन के अंदर मेजर इक्विपमेंट्स क्या क्या होंगे उन चीजों को देखना है, ठीक है। तो ट्रैक्शन सब स्टेशन के अंदर जो मेजर इक्विपमेंट्स हैं उनको हम लोग देखेंगे, तो उनके बारे में है, ठीक है। तो पहले आपको बता दिया गया कि ट्रैक्शन सब स्टेशन के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो ट्रैक्शन सब स्टेशन के अंदर हमेशा ध्यान में रखना है कुछ माइनर इक्विपमेंट होंगे, छोटे छोटे इक्विपमेंट, कुछ माइनर इक्विपमेंट, कुछ मेजर इक्विपमेंट
और कुछ ऑक्सिलरी एक्सेसरीज रहेंगे, ऑक्सिलरी और एक्सेसरीज, ठीक है। तो हमेशा सब स्टेशन के अंदर याद रखना है, ट्रैक्शन सब स्टेशन के अंदर कुछ माइनर इक्विपमेंट्स, कुछ मेजर इक्विपमेंट्स और कुछ ऑक्सिलरी एक्सेसरीज रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डिटेल से कि मेजर इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं। तो मेजर इक्विपमेंट्स जाहिर है, मेजर इक्विपमेंट्स हैं, सबसे पहला आपका हो गया ट्रांसफार्मर। जाहिर है ट्रांसफार्मर आपका मेजर इक्विपमेंट है ट्रैक्शन सब स्टेशन के अंदर, क्योंकि मेन पावर सप्लाई को 132 केवी से 25 केवी तक स्टेप डाउन करने में इसका रोल है, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। उसके बाद सर्किट ब्रेकर्स, इंटरप्टर्स, प्रोटेक्टिव डिवाइस, यानी चार कैटेगरी का मेजर इक्विपमेंट्स आपके ट्रैक्शन सब स्टेशन में है। हालांकि इसमें भी बहुत वैरायटी है, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस में बहुत सारा चीज आएगा, सर्किट ब्रेकर्स आएगा, रिले आएगा, इंटरप्टर्स आएगा, आइसोलेटर्स आएगा, सर्किट ब्रेकर्स का बहुत सारा वैरायटी आएगा। अलग अलग जगह अलग अलग सर्किट ब्रेकर्स हम लोग यूज करेंगे, कहीं ऑयल सर्किट ब्रेकर यूज करेंगे, कहीं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज करेंगे, कहीं एयर सर्किट ब्रेकर यूज करेंगे, कहीं सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर यूज करेंगे। लेकिन अगर कॉमन कैटेगराइजेशन करें ना, तो हम लोग सिर्फ एक टर्म दे सकते हैं इन सारे सर्किट ब्रेकर, इन सारे रिले, इन सारे आइसोलेटर्स, इन सारे इंटरप्टर्स के लिए कॉमन नेम दे सकते हैं, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, ठीक है। तो एक कॉमन नेम है प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। तो ये चार तरह के आपके मेजर इक्विपमेंट्स हैं, कौन कौन? ट्रांसफार्मर्स, सर्किट ब्रेकर्स, इंटरप्टर्स एंड आपका प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, ठीक है। अब इनको अलग अलग कैपेसिटीज, अलग अलग वोल्टेज और अलग अलग रेटिंग्स के हिसाब से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। अब इन चारों मेजर इक्विपमेंट्स को इंडिविजुअली हम लोग स्टडी करेंगे, इन चारों मेजर इक्विपमेंट को इंडिविजुअली हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले आ जाता है आपका ट्रांसफार्मर, जो मेजर इक्विपमेंट का सबसे पहला चीज है, पहला इक्विपमेंट है वो है ट्रांसफार्मर, ठीक है। और ट्रांसफार्मर, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, इसका नाम बताइए पर्टिकुलरली, कौन सा ट्रांसफार्मर है ये? एनीवन? हाँ, स्टेप अप कहाँ से होगा? हाँ, ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर, यस। स्टेप डाउन तो है, ये तो आप लोगों को पता है कि स्टेप डाउन तो जरूर होगा, क्योंकि आपकी सप्लाई 132 केवी पे आ रही है या 220 केवी पे आ रही है, उसको स्टेप डाउन करके हम लोग 25 केवी पर ले आ रहे हैं, तो स्टेप डाउन तो जरूर है। लेकिन इस ट्रांसफार्मर का नाम ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर का नाम ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर है। और ये होता क्या है? तो ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर्स आर स्पेशली डिजाइंड ट्रांसफार्मर्स which are different than ordinary transformers used in power stations और distribution stations। अब हमेशा याद रखना है कि ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर जो होता है ना, वो स्पेशली डिजाइन ट्रांसफार्मर होता है, इसका अलग डिजाइन होता है, स्पेशली डिजाइन ट्रांसफार्मर, जो कि आपके बाकी ट्रांसफार्मर से अलग है। बाकी जो ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर हम लोग पावर स्टेशन पे यूज करते हैं ना, और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पे यूज करते हैं, उनसे इसका डिजाइन टोटली डिफरेंट होता है, स्पेशली डिजाइन होता है। ये दिमाग में बैठा लेना है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं जो बाकी ट्रांसफार्मर से इसको अलग बनाता है, ठीक है। चलो क्लास क्लोज कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।